नमस्कार साथियों, मैं कार्तिक यादव। आप हैं मेरे साथ केमिस्ट्री की इस कक्षा में, जहां आप देखोगे कक्षा 10 की जो केमिस्ट्री है उसका फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो अभी तक जो हम सब पढ़ चुके हैं वो रासायनिक अभिक्रिया है। आज का जो टॉपिक है वो है रासायनिक समीकरण, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं। तो आ जाएं, देखते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। और एक बात है कि रासायनिक समीकरण होता क्या है वो पढ़ेंगे, रासायनिक समीकरण बनाते कैसे हैं वो पढ़ेंगे, रासायनिक समीकरण में किन किन बातों का ध्यान रखना होता है वो देखेंगे, रासायनिक समीकरण से हमें क्या सब सूचनाएं प्राप्त होती है वो भी देखेंगे। रासायनिक समीकरण के बारे में ऐसे कहें तो सब कुछ देखा जाएगा। आ जाए देखते हैं रासायनिक समीकरण का डेफिनेशन। अगर देखें, आपने अभी तक पढ़ चुका है रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ या कोई एक पदार्थ होता है, वो आपस में संयोग करता है, क्रिया करती है, तो कुछ नया पदार्थ बनता है, जिसे उत्पाद कहते हैं। जो अभिक्रिया किया उसको अभिकारक कहते हैं, और पूरा जो प्रोसेस है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो अब रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी पदार्थ हैं उन सभी का संकेत या सूत्र की मदद से उसे एकदम छोटा बना देते हैं, तो इसे रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जैसे अगर हम कहें आपको कि अभी एक अभिक्रिया को देखते हैं, जैसे कहें कि जब कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ये पूरा रासायनिक अभिक्रिया है। अब इसी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ हैं, इसमें देखें अभिकारक क्या सब है, तो आप कहोगे अभिकारक में एक तो आपका कार्बन, गुड, दूसरा कहोगे ऑक्सीजन। अब कहें कि इसमें उत्पाद क्या है, यानी कि जो बना है, तो क्या बना है, आप कहोगे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि अब इसको छोटा करें, यानी कि संक्षिप्त रूप में दिखा दें, तब हो जाएगा रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, डेफिनेशन ये होगा, कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित सभी पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की मदद से अभिक्रिया के संक्षिप्त निरूपण को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। संक्षिप्त निरूपण, जी हाँ, जैसे कहें यहां कार्बन, कार्बन का संकेत सबको पता है C, गुड। जोड़ ऑक्सीजन की बात करें O2, दिस रिएक्शन विथ, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है CO2। ध्यान से देखें, ये है आपका रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसका डेफिनेशन देने के बाद फिर आएंगे, एक उदाहरण पे आ जाएंगे, तो डेफिनेशन तब तक दे देते हैं, आप देखोगे, समझोगे और नोट करोगे।
डेफिनेशन देखें तो रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित सभी पदार्थों को उनके संकेतों एवं सूत्रों की मदद से उनके संक्षिप्त निरूपण को रासायनिक, उसमें इंक दे देना, रासायनिक समीकरण कहा जाता है। अब ध्यान से देखो, जैसा कि मैंने बताया, रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित सभी पदार्थों को उनके संकेतों एवं सूत्रों की मदद से उनके संक्षिप्त निरूपण को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। अब एक उदाहरण से देखें, कहें जब कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो अभिक्रिया के बाद क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जो गैस होता है, तीर का साइन किधर दिखाते हैं? ऊपर दिखाते हैं। अब कहें, ये भी आगे पढ़ा जाएगा कि जहां गैस होता है तीर का साइन ऊपर देते हैं, जहां अवक्षेप होता है तीर का साइन नीचे देते हैं, जहां पे ठोस अवस्था होता है वहां पे एस से दिखाते हैं, जहां पे द्रव होता है उसको एल से दिखाते हैं, जहां गैस होता है उसको जी से भी दिखा सकते हैं। ये भी आगे पढ़ा जाएगा कि रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी कैसे बनाते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो आपका था रासायनिक समीकरण, उसका अभी आपने डेफिनेशन देखा, उसका आपने अभी उदाहरण देखा। एक बात और समझे इसमें कि यहाँ पर आप देखोगे कार्बन का 1 परमाणु, ऑक्सीजन का 2 परमाणु, कार्बन का 1 परमाणु, ऑक्सीजन का 2 परमाणु। ये है आपका इक्वेशन कैसा? तो कहा जाएगा बैलेंस्ड इक्वेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं संतुलित समीकरण। अब कहें ये क्या है? तो ये है आपका रासायनिक समीकरण के प्रकार, यानी कि रासायनिक समीकरण के कुछ प्रकार भी है। तो रासायनिक समीकरण के कितने प्रकार हैं? तो कहा जाएगा रासायनिक समीकरण के 2 प्रकार होते हैं। अब इसमें क्या है, एक तो आपको ये दिख गया। दूसरा उदाहरण अगर दें, ये H2 जोड़ O2 दिस रिएक्शन विथ H2O, यानी कि आपको ये कहा जाएगा कि H2 की अभिक्रिया O2 के साथ कराने पे H2O बनता है। इसको शॉर्ट में अपन दिखा दिए, H2 जोड़ O2 दिस रिएक्शन विथ H2O, इसी को कहा जाएगा रासायनिक समीकरण। अब देखें इसको, ये तो आपका कौन सा इक्वेशन है? बैलेंस्ड इक्वेशन। इसमें देखें, इसमें हाइड्रोजन का यहाँ 2 परमाणु, ऑक्सीजन का यहाँ पे 2 परमाणु, और यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 परमाणु। बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन का यहाँ पे 1 परमाणु। अब क्या देखा? अब देखा H2, यहाँ H का 2, O का 2, H का 2, सही है, ये तो सही है। अब यहाँ पे देखा O का 2, यहाँ पे O का 1, जो कि सही नहीं है, यानी कि ये इक्वेशन हो जाएगा आपका कौन सा? अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब कहें कि ये, तो इन दोनों के बारे में अभी आगे पढ़ा जाएगा। तब तक क्या करोगे आप? देखते जाओ, यहां तक नोट करोगे। और इसमें एक चीज छूट रहा है जो आपने दे देना है, और देना क्या है? देखो, देना ये है, सबका नाम दिखा देना है। जैसे ये आपका C4 कार्बन, इसके नीचे आप दिखाओगे CARBON कार्बन, ऑक्सीजन दिखाओगे OXYGEN ऑक्सीजन, ये दिखाओगे CARBON कार्बन डाइऑक्साइड। एक तो ये हो गया। अब आ जाते हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार पे। तो रासायनिक समीकरण के प्रकार, जैसे मैंने बताया कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। तो आ जाए, यहीं पे आ जाते हैं। ये रहा आपका समीकरण,
रासायनिक समीकरण वो कितने प्रकार बताएं? 2। कौन कौन? एक में बताए संतुलित, दूसरा में बताए असंतुलित। ठीक है, यहां समीकरण दे सकते हो, यहां भी समीकरण दे सकते हो। ठीक है, अब इन दोनों का डेफिनेशन पे आ जाए। तो इन दोनों का डेफिनेशन जैसा कि मैंने उदाहरण के तौर पे बताया, आप वैसा समझ सकते हो और डेफिनेशन के भी माध्यम से समझ सकते हो। आप यहां देखोगे, एक नंबर नाम है इसका संतुलित समीकरण। इसका अंग्रेजी भी दे सकते हो ना, है ना? इसका अंग्रेजी होगा बैलेंस्ड इक्वेशन, इसका होगा अनबैलेंस्ड इक्वेशन। गुड। अब संतुलित समीकरण के बारे में कहेंगे। जिसमें समीकरण के दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो, उन्हें संतुलित समीकरण कहा जाता है। अब दूसरा जो आता है वो है आपका असंतुलित समीकरण। यहाँ पे नोट करोगे, असंतुलित समीकरण। इसके बारे में एकदम सेम थिंग होगा बट थोड़ा सा चेंज होगा, जिसमें समीकरण के दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो तो असंतुलित, संतुलित, और समान अगर नहीं हो तो असंतुलित। तो डेफिनेशन वही होगा जिसमें समीकरण के दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान न हो, उन्हें असंतुलित समीकरण कहा जाता है। एक एक उदाहरण दोनों का समझोगे। जैसे कहें, उदाहरण जो पीछे मैंने दिया, H2 जोड़ O2, सॉरी, दिस रिएक्शन विथ H2O। अब क्या कहें, यहाँ हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, यानी कि यहाँ ऑक्सीजन को 2 करें तो इसके पीछे दिया मैंने 2। अब ध्यान से देखो, ऑक्सीजन हो गया 2, हाइड्रोजन हो गया 4। अब यहाँ हाइड्रोजन 2 है, इसके पीछे दिया 2, हाइड्रोजन हो गया 2 2 4, ऑक्सीजन हो गया 2 2 दूनी 4, हाइड्रोजन सही है, ऑक्सीजन भी सही है। इसी इक्वेशन को कहा जाएगा संतुलित समीकरण। अब इसमें आ जाए तो कहें H2 जोड़ O2, दिस रिएक्शन विथ H2O। इसमें देखो, H यहाँ 2, O यहाँ 2, H यहाँ 2, O यहाँ 1, यानी कि ये कौन सा समीकरण है? असंतुलित समीकरण। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत वगैरह हो तो बता दिया करो, और कहीं पे समझने में कोई दिक्कत आए, परेशानी हो तो नीचे कमेंट भी
कर सकते हैं। जहाँ पे समझने में दिक्कत आए कमेंट कीजिए और दूसरे वीडियो में आपको अच्छे से समझाया जाएगा। तो यहाँ तक अभी जो आपने पढ़ा रासायनिक समीकरण के बारे में, रासायनिक समीकरण का डेफिनेशन देखा, रासायनिक समीकरण का प्रकार जो दो है उसको देखे। अब जो आगे पढ़ेंगे कि ये जो रासायनिक समीकरण है आपका, इसमें इसको देखने के बाद हमें क्या सब जानकारियाँ प्राप्त होती है और इस रासायनिक समीकरण को कैसे हम बनाते हैं। जैसे अब रासायनिक अभिक्रिया दे दिया हमें कि जब कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब हमें पता तो होना चाहिए ना कि कार्बन ऑक्सीजन रिएक्शन किया किधर रखें, कार्बन डाइऑक्साइड बना किधर रखें, उसके बीच में धन चिन्ह यानी कि पॉजिटिव का जो साइन देते हैं, ये तीर का जो साइन देते हैं, ये सब पता होनी चाहिए। अब इसके आगे यही पढ़ा जाएगा। आप क्या करो, तब तक यहाँ एकदम तेजी से स्क्रीनशॉट करो या तो यहाँ तक तेजी से नोट करोगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपने नोट किया होगा। थोड़ा माइक चेक कर ऑन है। अभी मैंने आपको ये बताया, अब जो आगे होगा वो होगा रासायनिक समीकरण से हमें कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है। सूचनाएं यानी कि जानकारियां जितने भी है, कौन कौन सी जानकारी हमें प्राप्त होती है, अब जरा उनको देखें। तो ये कहा जाएगा रासायनिक समीकरण से प्राप्त सूचनाएं, रासायनिक समीकरण से प्राप्त सूचनाएं। इसमें अगर देखें रासायनिक समीकरण में जो भी पदार्थ है जो अभिक्रिया करते हैं और जो पदार्थ बनते हैं उनके संकेत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उनके सूत्र के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और रासायनिक अभिक्रिया में कौन पदार्थ अभिकारक है, कौन पदार्थ उत्पाद है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो आपने ये कहना है कि रासायनिक समीकरण से जो भी जानकारियाँ प्राप्त होती है वो दिया जाएगा और आपको एक एक करके समझना है और उम्मीद है आप समझते जाएंगे। एक नंबर में आपने कहना है कि रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण से हमें अभिकारक एवं उत्पाद के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। एक तो ये हो गया कि रासायनिक समीकरण से हमें अभिकारक एवं
उत्पाद यानी कि जो रिएक्शन किया, जो पदार्थ बना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। गुड। अब इसके बाद जो आपका अभिक्रिया में भाग लिया यानी कि जो अभिक्रिया किया, अभिकारक, जो पदार्थ बना, उत्पाद, उनका संकेत का पता चलता है, यानी कि उनके संकेत की जानकारी प्राप्त होती है। जैसा कि हमने तभी कहा C जोड़ O2 दिस रिएक्शन विद CO2, तो आपने इसमें देखा कि कार्बन ऑक्सीजन अभिक्रिया किया है यानी कि ये अभिकारक है, और CO2 बना है यानी कि ये उत्पाद है। तो ये क्या है? C, तो C है कार्बन का संकेत, और ये क्या है? O2, तो कहेंगे ऑक्सीजन का सूत्र। अब कहें कि ये CO2 क्या है, तो कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र। यही आपने 2 नंबर में बता देना है। तो 2 नंबर में ये कहा जाएगा कि रासायनिक समीकरण से हमें अभिकारक एवं उत्पाद के संकेतों एवं सूत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब देखो, एक तो यह है कि जो अभिकारक है उनके सूत्र या संकेत, और जो उत्पाद है उनके सूत्र और संकेत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब ध्यान से देखें तो ये है आपका कार्बन के बारे में कहें तो यहाँ पे आपके कार्बन का परमाणु कितना नजर आता है, तो कहेंगे कार्बन का परमाणु है यहाँ पे 1। अब कहें ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, तो आप कहोगे ऑक्सीजन का परमाणु है 2। अब कहें यहाँ पे CO2 का परमाणु कितना है, तो आप कहोगे यहाँ पे CO2 का परमाणु या अणु है 1, क्योंकि ये पूरा का पूरा CO2 क्या है, तो ये है आपका यौगिक। अब यौगिक यहाँ पे CO2 है कितना, तो कहेंगे 1। अब ध्यान से देखें तो ये है आपका कार्बन, यानी कि कार्बन क्या है? तत्व। अब इसका क्या है? ये C, संकेत। इसके बाद कहें तो तत्व में किसका बना होता है, तो कहते हैं परमाणु का। अब परमाणु कितना पाया जाता है तत्व में, तो कहते हैं 1। और जहां पे भी कार्बन परमाणु 1 से अधिक आता है, जैसे कि यहाँ पे O2, तो अब ये O2 तत्व नहीं है। जिस टाइम पे ये O था उसी टाइम पे ये तत्व था, अभी O2 हो गया, अब ये तत्व नहीं, अब ये हो गया यौगिक, यानी कि कार्बन कहा जाएगा, कार्बन का संकेत C कहा जाएगा, O2 का संकेत नहीं कहा जाएगा, ये कहा जाएगा ऑक्सीजन का यौगिक है। ऑक्सीजन यौगिक है तो कहा जाएगा ऑक्सीजन का सूत्र। जैसे कि यहाँ पे CO2 है तो CO2 भी अब यौगिक है, तो यौगिक यहाँ पे यौगिक का संकेत नहीं कह के कहेंगे यौगिक का सूत्र, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र। अब तो ये हो गया कि रासायनिक समीकरण से हमें अभिकारक एवं उत्पाद के संकेतों एवं सूत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। रासायनिक समीकरण से हमें अभिकारक एवं उत्पाद के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब कहेंगे तीसरा नंबर कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन पदार्थ अभिक्रिया किया है, उनके परमाणुओं की संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, या अणुओं के संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो आपका तीसरा नंबर ये हो जाएगा, कहेंगे रासायनिक समीकरण से हमें अभिकारक एवं उत्पादों या उत्पाद के परमाणुओं या अणुओं की संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो आपने यहाँ पे देखा कि कार्बन है, कार्बन
एक तत्व है, कार्बन का संकेत C है। अब C, यहाँ C का परमाणु कितना है, तो आप कहोगे 1। अब कहे एक बार साफ करके देते हैं, फिर C जोड़ O2 दिस रिएक्शन विद CO2। यहाँ पे देखो कार्बन का परमाणु संख्या, कह के कार्बन के परमाणु यहाँ पे कितना है, तो 1। अब कहें O का परमाणु कितना है, तो भाई कहोगे 2। जब कहेंगे CO2 का परमाणु कितना है, तो आप कहोगे CO2 तो यौगिक है, यौगिक में परमाणु थोड़ी होता है, यौगिक में क्या होता है, अणु होता है। तो कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे अणु का संख्या कितना है, तो आप कहोगे 1। अब आ जाते हैं, इसके बाद जो आता है आपका, ये तो हो गया कि जितना भी पदार्थ है उनके परमाणु या अणुओं की संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद का जो आता है वो आता है आपका आयतन। अब आयतन क्या होता है, तो आयतन कहते हैं कि किसमें, यानी कि आयतन कौन कितनी मात्रा में रहता है। अब आप पूछोगे ये आयतन समझ में कैसे आएगा आयतन, तो आपने ये कहना है, एक रिएक्शन देते हैं उसके बाद हम समझाते हैं कि आपने समझना कैसे है। जैसे देखो ये है आपका H2, ये है आपका O2, रिएक्शन के बाद आया आपका H2O। तो आप कहोगे एक बात कि क्या ये बैलेंस है, तो आप कहोगे नहीं, ये तो बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन का परमाणु 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु 2, ऑक्सीजन का परमाणु तो 1 है, यानी कि ये नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसे बैलेंस करेंगे। तो आपने अगर जिसको बैलेंस नहीं करने आता है, एक फिर इसके बाद आगे पढ़ा जाएगा आपको कि बैलेंस करते कैसे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे हाइड्रोजन का संख्या 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन का संख्या 2 है, सही है। अब कहेंगे ऑक्सीजन का संयोजक यहाँ पे संख्या 2 है और यहाँ पे कितना है, तो आप कहोगे ऑक्सीजन का संख्या तो 1 है। तो हम कहते हैं इसके पीछे में गुना कर दो, तो गुना करोगे तो ऑक्सीजन का संख्या यहाँ पे 1 था, अभी 1 दूना कितना हो गया, 2 हो गया। आपने देखा H का कितना हो गया, 2 दूना अब 4 हो गया, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गया। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, इसके पीछे गुना किया 2 से, तो हाइड्रोजन भी हो गया 4, ऑक्सीजन यहाँ पे 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 2, यानी कि अब ये समीकरण कैसा है, संतुलित है। अब इसमें जो आपके तत्व या यौगिक के पीछे में दिखता है वही होता है आपका आयतन। तो इसके पीछे में 2 है, तो ये हो गया आपका आयतन। इसके पीछे में नहीं कुछ है तो क्या है, 1 है, 1 हो गया आयतन। यहाँ पे पीछे में कुछ नहीं है तो क्या है, 2 है, यही है आपका आयतन। यानी कि आपने ये कहना है कि H2 का जो आयतन है वो कितना है, तो आप कहोगे 2। अब कहें O2 का आयतन कितना है, तो आप आसानी से जवाब दोगे, कहोगे 1। अब कहें H2O का आयतन कितना है, तो आप कहोगे भाई H2O का आयतन कितना है, 2 है। और इसी की जानकारी प्राप्त होती है कहां से, रासायनिक समीकरण से। क्योंकि आपने अगर भाषा में बता दिया होता कि जब H2 की अभिक्रिया O2 से करवाते हैं तो H2O बनता है, यहाँ पे तो आयतन का पता ही नहीं पड़ता। और जब यहाँ पे आ गया अपने पास कौन चीज, समीकरण आया, तो समीकरण में अपने क्या करना है, देखा कि इसके पीछे क्या है, इसके पीछे क्या है, इसके पीछे क्या है, यानी कि ऐसा कहें कि इनके आयतन की जानकारी प्राप्त होती है कहां से, रासायनिक समीकरण से। तो कहेंगे तीसरा नंबर तो हो चुका था, चौथा कहेंगे रासायनिक समीकरण से हमें अभिकारकों या अभिकारक एवं उत्पाद के आयतन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब कहें इसके बाद का जो आपका आएगा, समझते हैं थोड़ा सा। रासायनिक समीकरण से हमें अभिकारक एवं उत्पाद के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। रासायनिक समीकरण से हमें अभिकारक एवं उत्पाद के संकेतों एवं सूत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। रासायनिक समीकरण से हमें अभिकारक एवं उत्पाद के परमाणुओं या अणुओं की संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। रासायनिक समीकरण से हमें अभिकारक एवं उत्पाद के आयतन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब क्या कहें, इसके बाद ये हो गया आपका रासायनिक समीकरण से प्राप्त सूचनाएं। अब इसके बाद जो अपना पढ़ेंगे वो आएगा आपका कि रासायनिक समीकरण
कौन कौन सी जानकारी हमें नहीं दे पाती है, यानी कि कहेंगे रासायनिक समीकरण की सीमाएं या देखो इसे, अगर आपको एक उदाहरण के जरिए कहें कि ये है आपका H2, कहोगे सही है ये H2, उसके बाद कहा जाएगा ये भाई, तो ये कहोगे O2 एकदम, ये क्या है तो कहोगे CO2। अच्छा एक बात बताओ, क्या आपने पता है ये H2 हाइड्रोजन क्या है, यानी कि हाइड्रोजन की भौतिक अवस्था क्या है, तो आप कहोगे हाइड्रोजन की भौतिक अवस्था तो गैस है, यानी कि हाइड्रोजन क्या है, गैस है। जैसे आप देखें कि भौतिक अवस्था कितने हैं, तो हम कहेंगे पदार्थ की भौतिक अवस्था तो ऐसे 3 है, बट आधुनिक खोजकर्ताओं यानी कि आधुनिक विज्ञान के हिसाब से देखें तो हम कहेंगे पदार्थ की कितनी अवस्था पाई जाती है, 5 पाई जाती है। तो 3 जो है ठोस, द्रव, गैस, वो मुख्य रूप से है 3। तो कहा जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन, तो आप कहोगे ये तो गैस है। उसके बाद कहेंगे O2, तो कहोगे ये तो आपका गैस है। उसके बाद कहे CO2, सॉरी CO2 नहीं होगा, H2O होगा, H2O। तो यहाँ पे कहा H2 क्या है, तो आप कहोगे गैस है। यहाँ पे O2 आप कहोगे गैस है, H2O कहोगे तो कहोगे ये तो द्रव है, ये द्रव है, ये आपका गैस है, ये भी गैस है। तो आप कहो एक बात कि क्या ऐसे अगर आपको नहीं पता होता तो क्या आप समझ जाते कि ये गैस है, ये भी गैस है, क्या ये भी द्रव है, समझ में आ जाता? तो आप कहोगे नहीं, ऐसे तो नहीं पता होगा, क्योंकि जब जानकारी ही नहीं होता तो कैसे पता करते कि ये गैस है, ये गैस है या द्रव है, नहीं पता, हम बताते हैं ना। इसके बाद कहेंगे कि इसे अधिक उपयोगी बनाएंगे ना फिर रासायनिक समीकरण को, तब समझ में आएगा कि अच्छा जहां पे आपका गैस होता है उसके कोष्ठ में आगे में दे देते हैं जी, जहां पे आ जाता है O यानी कि गैस है तो गैस के आगे में दे देंगे जी। अब ये देना कहाँ है, इसके आगे में कोष्ठ में देके, इसके आगे में कोष्ठ में दे देना है जी, यहाँ पे कोष्ठ में दे देना है L, समझ जाएंगे ये गैस है, ये भी गैस है, ये क्या है, द्रव है। यानी कि इसी बात की जानकारी हमें रासायनिक समीकरण नहीं दे पाता है, तो इसी वजह से कहेंगे कि ये सब क्या है रासायनिक समीकरण की, तो आपको कहना है ये सब रासायनिक समीकरण की सीमा है। सीमा वो नहीं, सीमा यहाँ पे वो। अब इसके बाद जो आगे बढ़ा जाएगा वो है आपका रासायनिक समीकरण की सीमाएं। रासायनिक समीकरण की सीमाएं। रासायनिक समीकरण जिस बात की जानकारी हमें नहीं दे पाती है वही होता है रासायनिक समीकरण की सीमाएं। अभी फर्स्ट में 1 नंबर में कहोगे रासायनिक समीकरण, इसमें पदार्थों के भौतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। गुड। दूसरा कहेंगे, सोचो कोई अभिक्रिया है, अब अभिक्रिया किस दिशा में या किस दशा में हो रही है ये तो रासायनिक समीकरण नहीं बताता है, यानी कि हम कहेंगे इस अभिक्रिया की दशा या कंडीशन, दशा जैसे कि ताप या दाब या उत्प्रेरक इत्यादि, विक्रिया की दशा की जानकारी नहीं देता है। विक्रिया की दशा की जानकारी नहीं देता है। तीसरा, अभिक्रिया में उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा की जानकारी
नहीं देता है। इसके बाद कोई अभिक्रिया ऐसा होता है जो उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय ऐसा होता है जैसे कहें कि ये आपका CaCO3 है, इसको आप हीट करोगे, ये टूट जाएगा दो भाग में, एक होगा CO2 जो एक होगा CaO। इन दोनों का जब रिएक्शन कराओगे तो CaCO3 बन जाता है। यानी कि हम ऐसा कहेंगे कि CaCO3 से बना सकते हैं CO2 जोड़ CaO और CaO जोड़ CO2 से बना सकते हैं CaCO3। ये साइन है आपका किसका, उत्क्रमणीयता का। यानी कि इसकी भी जानकारी हमें रासायनिक समीकरण नहीं दे पाता है। यानी कि ऐसा कहेंगे कि कौन अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, उसकी भी जानकारी रासायनिक समीकरण नहीं दे पाती है। और जो इसके बाद आता है वो आ जाता है आपका कि रासायनिक समीकरण जो है वो अभिक्रिया के वेग के बारे में भी जानकारी नहीं दे पाती है। यानी कि कहा जाएगा अभिक्रिया के वेग की जानकारी नहीं देता है, नहीं देता है। तो अभी तक आपने देखा कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण के कितने प्रकार हैं, रासायनिक समीकरण से जो हमें सूचनाएं प्राप्त होती है वो देखा, रासायनिक समीकरण की सीमाएं देखा। अब रासायनिक समीकरण की सीमाएं तक आप नोट करोगे। इसके बाद जो अब आगे बढ़ेंगे वो आएगा आपका कि जब ये सब सीमा है तो इन सीमा को दूर कैसे किया जाएगा। यानी कि टॉपिक का नाम होगा रासायनिक समीकरण को और अधिक उपयोगी बनाना। तो यहां तक आप नोट कीजिए, इसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। अब देखेंगे रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाना। तो इसमें एक नंबर भौतिक अवस्था की जानकारी। भौतिक अवस्था की जानकारी, भौतिक अवस्था जैसे कि पदार्थ के अवस्था, तीन अवस्था होते हैं। एक होता है ठोस, दूसरा आपका द्रव, तीसरा गैस। तो ठोस द्रव गैस जो होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भी ठोस होगा उसके सामने S दे दिया जाएगा, यानी कि सॉलिड। ये तो पता होगा सबको। तो देखते हैं, कहा जाएगा समीकरण में उपस्थित ठोस पदार्थ के आगे कोष्ठक में S, द्रव के आगे L, गैस के आगे G तथा जलीय विलयन के आगे KQ दे दिया जाता है। इस प्रकार रासायनिक समीकरण अधिक उपयोगी बन जाता है, बन जाता है। अब इसमें जैसे देखें तो जैसे एक रिएक्शन देखते हैं, कहें कि ये H2 जोड़ O2 दिस रिएक्शन विथ
H2O। अब आप बताओ कि ये H2 क्या है? आप कहोगे हाइड्रोजन गैस है, जो कि इसके आगे क्या दे देना है? G, क्योंकि आपने कहा कि गैस के आगे क्या देना है? G। उसके बाद फिर आया यहाँ पे O2। O2 भी गैस है, तो इसके सामने क्या देंगे? G। अब कहें H2O, तो अब कहो H2O क्या है? तो आप कहोगे ये क्या है? द्रव। तो द्रव के आगे में देना क्या होता है? L, तो दे देंगे L। ठीक है, ये तो हो गया। इसके बाद अब जो आता है वो आता है आपका गैस के उत्सर्जन की जानकारी। जैसे कोई अभिक्रिया हुआ, अभिक्रिया में कोई गैस बाहर आया है, तो गैस को कैसे दिखाएंगे? तो कहा जाएगा इसमें 2 नंबर में गैस के उत्सर्जन की जानकारी। गैस के उत्सर्जन की जानकारी देना है। समीकरण में उत्सर्जित गैस के आगे तीर का चिन्ह ऊपर की दिशा में ऐसा दे दिया जाता है। अब इसमें भी आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि एक रिएक्शन देते हैं। देखोगे यहाँ कहें जैसे अगर यहाँ Fe जोड़ H2SO4 रिएक्शन होगा, रिएक्शन के बाद अब जो आएगा वो आएगा FeSO4 जोड़ H2। ये गैस है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे क्या हुआ है? मुक्त हुआ है। तो इसके आगे में क्या दे देना है? तीर का साइन ऊपर की दिशा में। और ये क्या बताएगा कि इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ है। यानी कि आपने अभी क्या देखा कि 1 नंबर में आएगा आपका भौतिक अवस्था की जानकारी। इसमें कहेंगे समीकरण में उपस्थित ठोस पदार्थ के आगे कोष्ठक में क्या देना है भाई? S। ठीक है, द्रव के आगे L। ठीक है, गैस के आगे G तथा ये व्यंजन ध्यान में रखेंगे, इसके आगे एक U। अब कहें ये तो हो गया। उसके बाद गैस के उत्सर्जन की जानकारी, यानी कि जिस अभिक्रिया में गैस मुक्त होगा या गैस उत्सर्जित होगा उसके आगे तीर का चिन्ह देना है। और तीर का चिन्ह किस दिशा में? तो ऊपर की दिशा में, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, अब उदाहरण में क्या देखा? Fe का रिएक्शन H2SO4 के साथ, तो हो गया FeSO4, साथ में क्या आया? H2, जो कि क्या है? गैस है। इसके सामने क्या दे देना है? तीर का साइन ऊपर की दिशा में। आप यहाँ तक नोट कीजिएगा, इसके बाद आगे हो गया होगा। देखिए आगे तीन नंबर आएगा, कहेंगे उष्मा शोषी या
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की जानकारी। तो इसमें क्या कहना है कि जो अभिक्रिया ऊष्माशोषी होगा या जो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होगा उसकी भी जानकारी देने के बाद रासायनिक समीकरण अधिक उपयोगी बन जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि जो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी हो उस समीकरण के दाईं तरफ ऊष्मा जोड़ते हैं तथा जो अभिक्रिया ऊष्माशोषी है या ऊष्माशोषी हो उस समीकरण के बाईं तरफ ऊष्मा जोड़ते हैं। इस प्रकार रासायनिक समीकरण अधिक उपयोगी बन जाता है। अब इसमें एक उदाहरण से समझें। जैसे एक रिएक्शन देते हैं ये C जोड़ O2 दिस रिएक्शन विथ CO2। इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होती है, यानी कि ऊष्मा बाहर आती है या ऊष्मा बढ़ जाती है। इस केस में साथ में क्या रखना है, जोड़ में ऊष्मा। अभिक्रिया कहे कौन सा है ये, तो कहा जाएगा ऊष्माक्षेपी। दूसरा N2 जोड़ O2, इस केस में NO। यहाँ पे अभिक्रिया ये ऊष्माशोषी है। अब यहाँ पे देखते हैं ऊष्माशोषी है तो इसके बाईं तरफ क्या कहा गया था कि ऊष्माशोषी हो तो उस समीकरण के बाईं तरफ तो बाईं तरफ इधर है, तो यहाँ पे आके जोड़ना होगा कौन चीज, ऊष्मा। तब आगे हो जाएगा NO। यहाँ पे N2, यहाँ पे N1, यहाँ पे दिया 2 O2 सही है। अब ये अभिक्रिया पूछा जाएगा कौन सा है, तो कहेंगे ऊष्माशोषी। ठीक है। अब इसके बाद अब जो आएगा वो आएगा कि कोई ऐसा अभिक्रिया होता है जिसमें अवक्षेप बनता है। तो अब 4 नंबर में कहेंगे अवक्षेप बनने की जानकारी। अवक्षेप की जानकारी, अवक्षेप की जानकारी इसमें होगा, कहेंगे जिस अभिक्रिया के बाद अवक्षेप बनता है उस समीकरण में अवक्षेप के
सामने तीर का चिन्ह नीचे की तरफ दिया जाता है। इस प्रकार रासायनिक समीकरण अधिक उपयोगी बन जाता है। अब इसमें भी एक उदाहरण से समझें। जैसे आपके पास रिएक्शन में देखो AgNO3 जोड़ NaCl, दिस रिएक्शन विथ, यहाँ पे बन जाता है AgCl जोड़ NaNO3। ये AgCl जो आया ना, यही है अवक्षेप। अब अवक्षेप जब ये है तो इसके सामने नीचे की तरफ तीर का साइन दे दीजिएगा तो हो जाएगा। ये अवक्षेप की जानकारी हमने दे दिया। इस प्रकार ये भी रासायनिक समीकरण अधिक उपयोगी बन चुका है। अब कहें, यहाँ से आप नोट कीजिएगा, फिर इसके बाद आगे जो आएगा पॉइंट, चौथा के बाद यानी कि 5वां पॉइंट, वो आगे देखेंगे। अब 5वां पॉइंट दीजिएगा। 5वां पॉइंट में ये कहना है कि अभिक्रिया किस दशा में हो रही है, जैसे कि ताप, दाब, सांद्रण, ये सब। तो ये सब भी जानकारी देकर रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बना सकते हैं। तो कहा जाएगा कि अभिक्रिया के शर्तों की जानकारी क्रिया के शर्तों की जानकारी, इसमें कहेंगे आगे कि अभिक्रिया के शर्तों की जानकारी समीकरण में तीर के निशान के ऊपर या नीचे शर्त यानी ताप, दाब, सांद्रण या उत्प्रेरक शर्त को लिखा जाता है, जिससे रासायनिक समीकरण अधिक उपयोगी बन जाता है। अब जैसे देखें इसका, जैसे देखें हम क्या कह सकते हैं
ये मानो आपके पास क्या है, CaCO3, इसका अभिक्रिया हुआ तो ये बनता है CaO जो CO2। और ये जो अभिक्रिया हुआ ये ताप की उपस्थिति में हुआ है, हम इसके ऊपर या नीचे ताप देकर दिखा देते हैं। ठीक, अब इसके बाद का आएगा छठा पॉइंट, इसमें कहा जाएगा उत्क्रमणीयता की जानकारी। ये उत्क्रमणीयता ये होता है, जैसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया पढ़ोगे वहाँ पे कहा जाता है कि कोई एक ऐसा अभिक्रिया, जैसे अब कहें A जोड़ B, दिस रिएक्शन विथ, अगर मानिए कि A और B रिएक्शन किया, बन गया C जोड़ D, ऐसा मानिए, ऐसा कह सकते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि C जोड़ D इधर है तो यहाँ पे CD हो सकता है, तो CD को तोड़ दिए हीट करके तो बन गया C जोड़ D, और जब C जोड़ D करेंगे तो बन जाएगा CD। इसी को कहा जाएगा उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसका जो साइन होता है वो ये होता है, तो इसमें भी ये कह देंगे उत्क्रमणीयता की जानकारी समीकरण में तीर का चिन्ह विपरीत दिशाओं में देकर दिया जाता है। इससे भी हो जाएगा, जिससे रासायनिक समीकरण अधिक उपयोगी बन जाता है। अब इसका उदाहरण देखें, यही रिएक्शन यहाँ पे भी काम कर जाएगा, यानी कि CaCO3, इसको क्या किया, हीट किया, तब क्या बन गया CaO जोड़ CO2। और जब इसको हम साथ में रिएक्शन करवा देंगे CaO जोड़ CO2 का, तो बन जाएगा कौन सी, CaCO3। यानी कि यहाँ पे जो साइन आएगा वो तीर का साइन एक बार इधर एक बार इधर, यही साइन क्या है, उत्क्रमणीयता का साइन है। यहाँ तक आप नोट कीजिएगा। इसके बाद अब आगे बढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण को लिखना कैसे होता है, और रासायनिक समीकरण का उपयोग जो हम करते हैं इससे क्या फायदा होता है कि हम रासायनिक समीकरण का उपयोग करते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए, अब जो इसके बाद आता है वो आएगा आपका अब हम सब देखेंगे रासायनिक समीकरण बनाने के नियम। रासायनिक समीकरण बनाने के नियम। एक नंबर दो गई, रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों को समीकरण के बाईं तरफ रखते हैं
दूसरा रासायनिक अभिक्रिया के उत्पादों को समीकरण के दाईं तरफ रखते हैं। तीसरा अभिकारकों के बीच धन चिन्ह देते हैं। चौथा उत्पादों के बीच धन चिन्ह देते हैं। पांचवा अभिकारकों तथा उत्पादों के बीच तीर का चिन्ह देते हैं, जो अभिक्रिया की दिशा को बताता है। तो रासायनिक समीकरण बनाने के जो नियम है उसमें ध्यान रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी अभिकारक होते हैं उन सभी को समीकरण के किधर बाईं तरफ रखा जाता है या रखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के जितने भी उत्पाद हैं उन सभी को समीकरण के दाईं तरफ रखते हैं। अभिकारकों के बीच धन चिन्ह देते हैं, उत्पादों के बीच धन चिन्ह देते हैं। अभिकारकों तथा उत्पादों के बीच तीर का चिन्ह देते हैं, जो अभिक्रिया की दिशा को बताता है। आप यहाँ तक नोट कीजिएगा। इसके बाद आगे जो आएगा आपका वो है विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं। उन सभी को दूसरे वीडियो में देखा जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक। आप सभी का थैंक यू।